नमस्कार। हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सुमित्रा नंदन पंत की द्वारा रचित नौका विहार कविता का आगे अध्ययन करेंगे। इस कविता में पंत जी ने रात्रि में गंगा में नौका विहार का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि जिनके लघु द्वीपों को चंचल अचंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल, रुपहरे कचों में हो ओझल। कि यहाँ कवि जो है वह नौका विहार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब उनकी नाव जो है वह जलधारा में हिलोरे लेती है, नाव लहरों में हिलती है, तो कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो आकाश के हिल जाने का आभास हो रहा हो। आगे कवि कहते हैं कि तारे रूपी जो द्वीप हैं, उन द्वीपों को अपने चंचल आंचल की ओट में किए निरंतर बनने और टूटने वाली जो लहरें हैं वह क्षण क्षण में परिवर्तित हो रही हैं। कवि कहते हैं कि आकाश में शुक्र तारा जो है वह चमक रहा है और उसकी सुंदर छवि गंगा की जलधारा में झलमल रूप में तैरती हुई बड़ी ही सुंदर प्रतीत हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो उस समय कि निशा रूपी जो नायिका है, उस नायिका के रुपहरे यानी रुपहले कच्छ यानी बाल की बालों से अपने चेहरे को ओझल कर रही थी। आगे कहते हैं कि लहरों के घूंघट से झुकझुक दशमी का शशि निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक, अब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। आगे कवि कहते हैं कि इस कारण कि जैसे उसने बादलों से रुपहरे बालों से अपने चेहरे को ढक लिया हो, चेहरों से ओझल हो गया हो, और कि इस कारण उसने लहरों का जो घूंघट है वह धारण कर रखा हो, और दशमी का जो शशि यानी चंद्रमा, जिसके चंद्रमा रूपी मुख को कुछ तिर्यक यानी तिरछा करके इस प्रकार प्रतीत हो रही थी कि मानो कोई मुग्धा नायिका जैसे रुक रुक करके देख रही हो। कहने का तात्पर्य है कि रात्रि में गंगा के प्रवाह में चंद्रमा का बिंब जो है वह तिरछा पड़ने से कि दशमी के चंद्रमा के समान लग रहा था। वह ऐसा लग रहा था कि मानो वह मुग्धा नायिका का टेढ़ा किया हुआ मुख जैसा था। आगे कवि कहते हैं कि उनकी जो छोटी सी जो नाव थी वह नाव गंगा नदी के अब पहुंची चपला बीच धार, उनकी नाव गंगा नदी की धारा के मध्य में पहुंच गई, और उस समय चांदनी की चमक से कगार यानी किनारा, कि उस चांदनी की चमक से उभरा हुआ जो किनारा है वह छिप गया हो, अर्थात अदृश्य हो गया था। कि इस प्रकार कवि ने रात्रि के प्राकृतिक वातावरण का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। कि यहाँ रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा और मानवीकरण अलंकार है। कहते हैं कि दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल।
अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशुसा समीप सोया, धारा में एक द्वीप उर्मिल प्रभा को कर प्रतीप। ये आगे कवि रात्रिकालीन नौका विहार का चित्रण करते हुए कहते हैं कि कवि कहते हैं कि जब वह नौका विहार कर रहे थे, रात्रि में नौका विहार कर रहे थे, उस समय गंगा की जो धारा है वह गंगा की धारा पतली और कोमल शरीर वाली प्रतीत हो रही थी, कोमल आकृति के जैसी लग रही थी, और उसके जो दोनों किनारे हैं वह दोनों तट उसकी दो बाहों के समान प्रतीत हो रहे थे कि मानो वे दोनों भुजाएं आलिंगन करने के लिए अधीर हो रही हों। आगे कवि कहते हैं कि अति दूर यानी बहुत ही दूर कि क्षितिज पर विटप यानी पेड़, कि पेड़ पौधों की कतार थी जो धरती पर, भ्रू यानी टेढ़ी मेढ़ी, कि वह धरती पर टेढ़ी मेढ़ी लकीर के समान प्रतीत हो रही थी। कि रात्रि के समय नीला आकाश एकटक देखने वाले विशाल नेत्र के समान लग रहा था। और आगे कहते हैं कि जिस प्रकार कि माँ के समीप कोई छोटा सा बालक जो है, अबोध बालक, शांत सोया रहता है, उसी प्रकार गंगा नदी की धारा के मध्य एक छोटा सा द्वीप निश्चल पड़ा हुआ है, और वह नदी की तरंगों वाली धारा को अवरुद्ध कर विपरीत दिशा में प्रवाहित कर रहा था। कहने का तात्पर्य कि गंगा की धारा के मध्य बीच में जो द्वीप बन गया था वह गंगा नदी के प्रवाह को रोक रहा था। इस कारण गंगा की जलधारा जो है वह विपरीत दिशा में बह रही थी। कि यहाँ कवि ने रात्रिकालीन पेड़ पौधों का और प्राकृतिक परिवेश का चित्रण किया है कि शिशु सा समीप सोया, धरा में एक द्वीप में उपमा अलंकार है और रूपक, मानवीकरण तथा उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे कवि कहते हैं कि वह कौन विहग, क्या विकल कोक उड़ता, हरने निज विरह शोक, छाया की कोकी को विलोक, पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार, डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ताफल फेन स्वार, बिखराती जल में तारहार। आगे कवि जो है वह रात्रि के समय जो नौका विहार कर रहे थे उस नौका विहार का चित्रण करते हुए कहते हैं कि गंगा नदी के तट पर रात्रि के समय में कहते हैं कि वह कौन सा पक्षी था जो अपनी विरह व्यथा को हरने के लिए, दूर करने के लिए उड़ रहा था। कवि कहते हैं कि वह चकवा पक्षी ही था कि जो अपनी प्रियतमा से बिछुड़ जाने के कारण अत्यंत व्याकुल हो रहा था और अंधेरे में अपनी प्रियतमा की छाया को देखने से भ्रमित होकर इधर उधर उड़ रहा था। आगे कवि कहते हैं कि जब वह नौका विहार कर रहे थे तो नाव का जो भार है वह कम था और
इसीलिए पतवार घुमाते ही नदी की विपरीत नाव जो है नदी की विपरीत धारा की ओर मुड़ी कि उस समय वह नाव जो है वह डांडों रूपी जो हथेलियां हैं करतल यानी हथेलियों को पसार कर फैलाकर विस्तृत रूप में फैले हुए फेन रूपी मुक्ताफल यानी मोतियों के दानों को समेट रही थी और फिर जलधारा में चमकते हुए जलकण रूपी जो हार है उन हारों को बिखरा रही थी कि इस प्रकार कवि ने रात्रिकालीन प्राकृतिक परिवेश का चित्रण करते हुए कि चकवा जो पक्षी है उस पक्षी की स्थिति का वर्णन किया है और उसी के साथ साथ कवि जो है उन्होंने प्राकृतिक परिवेश का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। यहाँ अनुप्रास रूपक आदि अलंकार हैं। आगे कवि कहते हैं कि चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियाँ जल में चल रेखाओं सी खिंच तरल सरल लहरों की लतिकाओं में खिल सौ शशि सौ उड़ू झिलमिल फैले फूले जल में फेनिल अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से ले सहज था हम बड़े घाट को सहोत्साह जो लगती है नाव पार उर्मे आलोकित शत विचार। कि रात्रिकालीन नौका विहार का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि नौका विहार के समय कि रात्रि का जो दृश्य था, रात्रि का जो परिवेश था वह परिवेश बड़ा ही आकर्षक लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि मानो कि रात्रि में जो तरंगित जल राशि है जिस पर उस नदी की जो जल राशि है गंगा नदी की जल राशि पर चंद्रमा की जो किरणें हैं वह चमक रही थी और उस समय वह शुभ्र यानी शुभ्र तरंग रूपी जो चांदी है रजत यानी चांदी कि चांदी के सांपों जैसा उथल पुथल मचाने वाला दृश्य उपस्थित हो रहा था तथा वे जो तरंगे हैं वे तरंगे खिंची हुई तरल सरल रेखाओं की तरह रेखाओं के समान प्रतीत हो रही थी कि गंगा नदी की जो लहरें हैं आगे कवि कहते हैं कि गंगा नदी की लहरों रूपी कि अनेक जो लतिकाएं हैं अनेक लताएं हैं वे मानो फेन रूपी श्वेत लताओं में मानो फेन रूपी श्वेत पुष्प जो हैं वह खिल रहे थे अथवा आगे कहते हैं कि उन लहरों में सैकड़ों चंद्रमा सौ कि जीवन का जो ये क्रम है इस क्रम को शाश्वत बताया गया है कि हमें इस शाश्वत को जानना होगा और उसी के अनुसार जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए पार पहुंचने का कार्य जो है करना होगा। यह रश्मिबंध काव्य संग्रह से ली गई कविता थी। यह कविता हमने आपको पढ़ाई है और अब आप इस कविता को अच्छे से पढ़िए, समझिए, सुनिए और सुनकर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। यदि कोई शंका है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि शंका का समाधान किया जा सके। धन्यवाद।